बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है एंटीबायोटिक के यूजेस एंड मिस यूजेस के। व्हाट आर यूजेस एंड मिस यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के इस्तेमालात क्या हैं और ज़्यादा इस्तेमालात के नुकसानात क्या हैं। इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको सॉल्व आपने इस तरीके से करना है कि इसके छोटे छोटे पार्ट्स बना लेने हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स बना लेने हैं, उस तरह करके राइट करना है। आपकी बुक में पहले उसने इसके थोड़ा इंट्रोडक्शन बताया, लेकिन आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन राइट करनी है कि एंटीबायोटिक्स हैं क्या। एंटीबायोटिक्स आर कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स यूज्ड अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़। कि ये वो केमिकल्स हैं या कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स हैं जिनको किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है और मोस्टली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं। यानी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरिया की वजह से प्रॉब्लम या डिजीज़ होती हैं, उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर आपने इसकी एग्जांपल प्रॉपर तौर पर बतानी है। कोई भी एक एंटीबायोटिक का नाम बता दें, सल्फोनामाइड्स हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। तो मैंने टेट्रासाइक्लिन लिखा है, ये डेफिनेशन लिखेंगे और एग्जांपल देंगे कि एक पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट चलेंगे, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है कि वर्ड एंटीबायोटिक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है और ग्रीक लैंग्वेज में एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोटिक का मतलब है लिविंग। यानी नाम से तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये लिविंग थिंग के अगेंस्ट है। और होते ही ऐसे हैं कि जो पैथोजेंस हैं उन पैथोजेंस के ख़िलाफ़ हम इनको इस्तेमाल करते हैं कि अगर हम इन्हें यूटिलाइज़ करेंगे तो हमारी बॉडी में मौजूद जो पैथोजेंस हैं उनको ये किल कर देंगे। तो इसीलिए यूज्ड अगेंस्ट लिविंग थिंग्स या पैथोजेंस के अगेंस्ट हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ये टोटल आपने डेफिनेशन में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी सिंथेसिस आती है कि इन एंटीबायोटिक को हम सिंथेसाइज कैसे करते हैं, ये प्रोड्यूस कैसे करते हैं। इसके दो तरीके हैं, लिविंग सोर्सेज भी हैं और आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज होती हैं। लिविंग सोर्सेज का मतलब है कि आप डायरेक्ट इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया वगैरह से हासिल कर रहे हैं, एक बात। और इसके अपोजिट दूसरी बात यह कि आप इनको आर्टिफिशियल लेबॉर्ट्रीज़ में सिंथेसाइज करवा रहे हैं। अगर लेबॉर्ट्री में भी सिंथेसाइज करवा रहे हैं तो उसका भी सोर्स लिविंग होता है। तो बेसिकली ये एक तो डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं या फिर हम इनको इनडायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करवाते हैं, लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज करवाते हैं। तो दो इसके सोर्सेज हो गए, एक है लिविंग, दूसरा है आर्टिफिशियल। इस तरह कोशिश करें हेडिंग्स बना लें इन दोनों की। लिविंग क्या है, प्रोड्यूस या सेक्रेटेड बाय बैक्टीरिया से। अब ये हम इनको हासिल कर सकते हैं। एक्टिनोमाइसीटीज़, ये फिलामेंटस बैक्टीरिया, इसे रे फंजाई भी कहते हैं एक्टिनोमाइसीटीज़ को, यानी एक बैक्टीरिया ही है। बैक्टीरिया से, एक्टिनोमाइसीटीज़ से और फंजाई से हासिल की जाती हैं और ये इसके सिंथेसिस हो गई लिविंग के तौर पर। आर्टिफिशियल सिंथेसिस क्या है कि हम इनको लेबॉर्ट्री में भी तैयार करवाते हैं, लेकिन इनके सोर्सेज क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम इनको हासिल करेंगे। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक्स कि एंटीबायोटिक की चॉइस क्या है, मतलब इसकी सिलेक्शन क्या है एंटीबायोटिक्स की, किस बंदे को कौन सी चीज़ें मद्देनज़र रख के ये रिकमेंड की जाती हैं। तो कहता है चॉइस डिपेंड करता है मूड ऑफ एक्शंस पे कि इनके काम करने का तरीक़ाकार क्या है, और दूसरे नंबर पर पॉसिबल एडवर्स इफ़ेक्ट एंटीबायोटिक्स की क्या है। इन दोनों को आपने एमसीक्यूज़ के तौर पर देखना है। ये एमसीक्यूज़ आता है कि चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक किस पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है मूड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक और दूसरे नंबर पर पॉसिबल एडवर्स, यानी उसके ख़तरनाक नताइज क्या हो सकते हैं। ये दोनों पॉइंट आपके आएंगे चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक के। फिर आपने छोटी सी हेडिंग और आगे बनानी है, यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स क्या है, कि एंटीबायोटिक का इस्तेमालात क्या है, किस लिए ये इस्तेमाल होते हैं। ओनली यूज्ड एज प्रेस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन, यानी पहली बात तो यह है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो फिजिशियन है वो आपको जो रिकमेंड करे आपने वो ही इस्तेमाल करनी, अपनी मर्ज़ी से कोई इस्तेमाल नहीं करनी। दूसरे नंबर पर रेगुलर इंटरवल में जितनी आपको आपका फिजिशियन या डॉक्टर कहता है उतनी ही मिकदार में, उतने ही टाइम आपने इस्तेमाल करनी है। और थर्ड नंबर पर है कंप्लीट द ट्रीटमेंट पीरियड, कि जितने दिन के लिए डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है आपने उतने दिन इस्तेमाल करनी है। हमारे यहाँ एक अजीब सिस्टम पाया जाता है, मिसाल के तौर पर कोई पेशेंट अगर बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको 15 डेज़ की मेडिसिन रिकमेंड कर देता है।
तो हमारे यहाँ ये होते हैं, हम उसे कहते हैं भाई 3-4 दिन की दे दो। तो 3-4 दिन की लेने का मतलब ये कि आराम आ गया तो ठीक है, आगे की नहीं लेनी, ना आया तो फिर दोबारा डॉक्टर को जाएंगे या फिर 4-5 दिन की और ले लेते। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। जितनी मेडिसिन आपको डॉक्टर ने रिकमेंड की है आप उतने दिन की लाजमी खाएँ, क्योंकि अगर आपने 2-3 दिन खाया है, आपको आराम आना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है उन पैथोजेंस के ख़िलाफ़ वो ड्रग या केमिकल इफेक्टिव हैं और उनको ख़त्म कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप वो मेडिसिन उतने पूरे दिन इस्तेमाल करेंगे जितनी आपको डॉक्टर ने कही, और ख़ास तौर पर इन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जितने दिन कहा जाए उतने दिन उसको इस्तेमाल करें। उसके इस्तेमाल करने से होगा कि वो पैथोजन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे, बैक्टीरिया। और अगर आपने 2-4-5 दिन बाद खा के छोड़ दिया तो वो वीक तो हो जाते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर पैथोजन किल नहीं होते। अगर मुकम्मल तौर पर पैथोजन किल नहीं होंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि वो आने वाले चंद दिनों में फिर दोबारा ज़्यादा इफेक्टिवली अपनी डिज़ीज़ काज करेंगे। फिर वो जो डॉक्टर ने आपको एक दफ़ा मेडिसिन रिकमेंड की थी वो दोबारा इफेक्टिव नहीं होगी, फिर डॉक्टर को उसकी पोटेंसी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो इसीलिए इन बातों का ख्याल करें कि जो मेडिसिन जितने दिन डॉक्टर ने आपको रिकमेंड करके दी है वो आप लाजमी इस्तेमाल करें, ताकि अगर वो इफ़ेक्टिव साबित होती है तो उनको मुकम्मल ख़त्म कर दे। अदरवाइज़ जो पैथोजन जिनके ख़िलाफ़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस डेवलप कर जाएंगे, और अगर वो रेजिस्टेंस डेवलप कर जाएंगे तो फिर वही मेडिसिन आपको दोबारा इफ़ेक्टिव नहीं होगी। वो डॉक्टर को या साल्ट चेंज करना पड़ेगा या उसकी पोटेंसी इन्हांस करनी पड़ेगी। तो ये था यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट अब टाइटल बनेगा मिस यूजेस क्या है। यूजेस तो नहीं आते, मिस यूजेस अलग से शार्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाते हैं। इसको आपने शार्ट क्वेश्चन के तौर पर भी करना है कि मिस यूजेस का मतलब है अगर आप इनका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, ये कैसे आपको मुतासर कर सकती है, इसे हमने देखना है। मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स में यह है कि मैसिव क्वांटिटीज़ एंटीबायोटिक की प्रोड्यूस भी हो रही हैं और यूज़ भी हो रही हैं, मतलब बड़ी तादाद में। मैसिव का मतलब है बड़ी तादाद में एंटीबायोटिक को बनाया भी जा रहा है और एंटीबायोटिक को इस्तेमाल भी किया जा रहा है, और इस वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कौन कौन से प्रॉब्लम, कोशिश करें आप इनको पॉइंट बना लें। जिस तरह 1 पॉइंट ये हो गया, और 2nd पॉइंट ये हो गया, 3rd पॉइंट ये हो गया, 4th पॉइंट ये हो गया, और 5th पॉइंट ये हो गया। 5th पॉइंट, 5 पॉइंट आपने इनके बनाने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ड्रग रेजिस्टेंस होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट मुश्किल हो रही है। यानी अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और उस पैथोजेंस के लिए, बैक्टीरिया के लिए जिसके लिए इफेक्टिव ही नहीं है, तो वो रेजिस्टेंस डेवलप कर जाएगा, और फ्यूचर में अगर उसी से आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर उस एंटीबायोटिक से उसकी ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट हो जाएगी, इलाज मुआलजा मुश्किल हो जाएगा। ये पहला इसका प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये ह्यूमन मेटाबॉलिज्म्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म के साथ ये रिएक्ट करते हैं तो ये इवन के इंसान की डेथ का बायस भी बन सकती है एंटीबायोटिक। 3rd नंबर पर है मिस यूज़ ऑफ पेनिसिलिन। अब ये तीनों MCQs हैं कि अगर पेनिसिलिन का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे या मिस यूज़ करेंगे या एलर्जिक रिएक्शन का बायस बन सकती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन डेफनेस का बायस बन सकती है। टेट्रासाइक्लिन ये परमानेंट टीथ डिकलरेशन का बायस बन सकती है। आसान सा है, पेनिसिलिन का इस्तेमाल एलर्जिक रिएक्शन का बायस बनता है। मिस यूज़ ऑफ स्ट्रेप्टो को सुनने से याद रखना कि स्ट्रेप्टोमाइसिन का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो सुनने के मसाइल होते हैं या डेफनेस होगी। और 5th नंबर पर है टेट्रासाइक्लिन को टीथ से याद रखना, दांतों से याद रखना कि अगर टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो ये छोटे बच्चों में अमूमी तौर पर जो टीथ का कलर होता है उसे परमानेंटली तौर पर डिसकलराइज कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट यूर यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। कोशिश करें आप इसको छोटे छोटे पॉइंट बना के याद रखें, और ये आपको याद करने में भी आसानी होगी और याद रखने में भी आसानी होगी, इसलिए इनकी ये छोटी छोटी हेडिंग्स बना लें। ये आपके लिए आज के टॉपिक के बारे में था। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा। अल्लाह हाफिज़।